नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टारगेट एग्ज़ाम, जिस पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं और उनके विषय में आपको जानकारियाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। तो सबसे पहले बता दें हम आपको कि भारतीय संविधान क्या है और उनकी विशेषताएं क्या। तो भारतीय संविधान हमारा एक प्रकार का नियम और कानून है जो हमारे देश और हमारे देश के मध्य में केंद्र और जो राज्य हैं उनके बीच जो संबंध स्थापित होता है और किस प्रकार से वो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, इन सब संबंधित नियमों का एक ब्यौरा होता है उस किताब में। तो भारतीय संविधान बेसिकली हमारा संविधान उन नियमों का ब्यौरा है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। यानी कि ये विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। हमारा संविधान जो भारत का संविधान वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता ये है कि इसमें संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि इसमें सारे जो नियम होते हैं, सारे जो विधि होते हैं जो देश को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, वो सारे संसद के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। यानी कि हमारे देश में संसद जो है, जो संसद व्यवस्था है, जिनके माध्यम से विधि तैयार की जाती है, और कार्यपालिका है जो यहाँ पर संसद में बैठ के अपने कार्यों का निर्वहन करती है। उसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है संघीय व्यवस्था और मजबूत केंद्र। यानी कि ये जो है वो हमारा देश में संघीय व्यवस्था, यानी संघीय व्यवस्था मतलब क्या है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारे देश में जो राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत जो होगा वो 28 राज्यों का संघ होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक मजबूत केंद्र व्यवस्था है। जैसे भारत में केंद्र सरकार के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो परस्पर राज्य सरकारों के अपेक्षाएं उनकी जो शक्तियाँ हैं वो अधिक हैं। तो यह इसीलिए बोला गया है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा केंद्र के पास ही शक्तियाँ होंगी। उसके बाद यहाँ चौथी विशेषताएं बात की जाए तो स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। जो न्यायपालिका है, जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। जैसे कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के या किसी भी सरकार के कंट्रोल में नहीं होती है, नियंत्रित में नहीं होती है। तो वो हमारे यहाँ जितने भी न्यायपालिकाएं हमारे यहाँ चलती हैं वो सभी क्या है, स्वतंत्र। वो अपना जो न्याय है वो स्वतंत्रता पूर्वक लोगों को सुनाते हैं या देते हैं, ठीक है। इसके बाद मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। मौलिक अधिकार क्या है, बेसिकली हमारे संविधान में मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार थे, जो कि अब मौलिक अधिकारों की संख्या 5 हो गई है, ठीक है। तो जैसे समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, और अपने धर्म और संस्कृति के बढ़ावा के लिए आप कार्य को कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है इसमें। और छठा जो क्या है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तक प्रत्येक राज्य में राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वो आम जन के लिए क्या है कि ये व्यवस्था करेंगे। जैसे शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, रोजगार का व्यवस्था करेंगे, और स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी व्यवस्था बना कर रखेंगे। तो ये संविधान के माध्यम से प्रत्येक राज्यों को ये बताया गया है कि वो क्या करेंगे कि प्रत्येक राज्यों में जो मूल बेसिक सुविधाएं हैं उनका क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। सातवां जो है प्रमुख विशेषता वो धर्म निरपेक्ष है। यानी कि हमारा जो देश है
वो किसी भी केवल केवल एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, या कोई भी एक धर्म के प्रति हमारा देश अ, का झुकाव नहीं हो सकता। यहाँ की जो सरकार है, जो न्यायपालिका है, जो कार्यपालिका है, वो सभी धर्मों धर्मों के लिए बराबर है और सभी धर्मों के लिए समान है। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी भी एक धर्म को बढ़ावा न देना। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है। उसके बाद यहाँ पे एकल नागरिकता है हमारे भारत में। भारतवासियों को एकल नागरिकता दिया गया है, जिसके अमेरिका में क्या है, अमेरिका में केंद्र के द्वारा भी नागरिकता दिया जाता है और राज्यों के द्वारा भी नागरिकता दिया जाता है, लेकिन हमारे भारत में केवल एक नागरिकता है, वो केंद्र के द्वारा दिया जाता है। यानी कि भारत में केवल एक ही नागरिकता है, जिसकी ब्रिटेन में है। ठीक है, उसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वयस्क हो जाने पे सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि ये हमारा देश जो है, यहाँ संसद में जितने भी नेता या मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री जो बनते हैं, वो लोगों द्वारा क्या होते हैं, चुनाव करने के बाद वहाँ पहुँचते हैं। यानी कि यहाँ जनता के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है, ठीक है, वही संविधान में जाकर पहुँचती है और वो अपना कार्यपालिका संभालती है। इसीलिए बोला गया है कि ये भारत जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज़ का फेस वैल्यू। ठीक है, तो संविधान प्रस्तावना जो होता है फेस वैल्यू का काम करता है। तो संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है, इसके बाद इसको क्या है, इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में संविधान में बात करी गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और सबको एक न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की भावना के लिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, लेकिन परंतु अभी कुछ भागों को जोड़ा गया है, तो अब कुल भाग कितने हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं। तो बात करते हैं सभी भागों के बारे में एक विस्तार से और सीक्वेंस से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भारतीय संविधान के मूल रूप से 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी भाग हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट थिंग है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, तो वर्तमान में कितने भाग हैं, 25 हैं। अनुसूचियां कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, और मूल रूप संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। और टोटल अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान में, 395 थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, भाग एक की बात करते हैं। तो भाग एक में ये बताया गया है कि भारत संघ और उनका राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। यानी कि भारत जो है वो देश और उनकी जो पर्टिकुलर जो सीमाएं हैं, उन सीमा क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है कि भारत का क्षेत्र और सीमा कहाँ से कितना है। ठीक है, भाग दो में बात की गई है नागरिकता की। ठीक है, भारत देश में जो लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है, ठीक है, सिटीजनशिप जो प्रदान की जाती है, उनके बारे में बात की गई है भाग दो में। और भाग तीन में मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। मौलिक अधिकार के बारे में हमने भी बताया, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार होता है, अपने पसंद का धर्म चुनने का अधिकार होता है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये बेसिकली क्या होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं। तो भाग तीन में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई, यानी कि संविधान के द्वारा प्रत्येक राज्य के सरकारों को ये नीति निर्देश दिए गए हैं कि वो जो मूल बेसिक चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा हो गई,
स्वास्थ्य हो गया और पर्यावरण हो गया, इन सब के लिए क्या करेगा, राज्य एक बेहतर व्यवस्था करेगा। उसके बाद भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया गया है कि लोगों को कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। जैसे मौलिक कर्तव्य में ये होता है कि लोग क्या देश के अंदर शांति व्यवस्था बना के रखेंगे। उसके बाद पर्यावरण जो होते हैं उनको एक अच्छी व्यवस्था बना के रखेंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ जो सरकारी भवनें हैं या कुछ भी है, तो उनको क्या करना होगा, उनको संरक्षण करना होगा। तो मौलिक कर्तव्य में लोगों को उनके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया कि संघ सरकार जो केंद्र सरकार होती है, बेसिकली इसमें राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके मंत्रिमंडल होते हैं। बेसिकली कार्यपालिकाएं जो आती हैं वो संघ सरकार में आती हैं। भाग 6 में बात करते हैं राज्य सरकार के विषय में बात किया गया है। राज्य सरकार, इसके राज्य सरकार में सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल के बाद जो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। फिर उसके बाद जितने भी मंत्रिमंडल होते हैं, इन सब चीज़ को मिला के राज्य की कार्यपालिका बनाई जाती है, जो कि भाग 6 में राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अब भाग 7 की बात की जाए तो भाग 7 वर्तमान में निरस्त कर दी गई है। तो भाग 8 की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है कि केंद्र शासित प्रदेश के क्या अधिकार होंगे और क्या उनके कर्तव्य होंगे, उन चीज़ों के बारे में बात की गई है। भाग 9 में पंचायत के बारे में बात की गई है। भाग 9A में नगर पालिकाएं के बारे में बात की गई है। और भाग 9B में सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के कार्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। ये अनुसूचित जाति और जो जनजाति होते हैं, यानी कि जो छोटे कास्टों के लोग होते हैं, उनके विषय में क्या है कि विशेष उनको जो आरक्षण वगैरह है और उनके जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनके बारे में बात की गई, जो कि भाग 10 में है। ठीक है। भाग 11 की बात की जाए तो राज्य संघ और संबंध के बारे में बात किया गया है भाग 11 में। भाग 12 में वित्त संबंधित और संविधाएं के बारे में बात की गई है। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात की गई है। भाग 14 में संघ और राज्यों की सेवाएं के बारे में बात की गई है। भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है, यानी कि हमारे देश में निर्वाचन किस प्रकार होगा। ठीक है, चुनाव बेसिकली। भाग 16 में विशेष वर्गों से संबंधित उपबंध किए गए हैं। जो विशेष वर्ग होते हैं उनके बारे में इसमें उपबंध किया गया। भाग 16 में। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बात की गई, जो कि हमारे देश में राजभाषा कितने हैं वो उनके बारे में बात की गई है। और भाग 18 में आपातकालीन उपबंध के बारे में बात की गई, यानी कि हमारे देश में जो 3 इमरजेंसी होती हैं उनके बारे में बात की गई है। भाग 19 में प्रकीर्णन की बात की गई है। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंधों के बारे में बात की गई है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बारे में बात की गई। भाग 23 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है। भाग 24 में न्यायाधिकरण के बारे में बात की गई है। भाग 25 में सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है, जो कि ये हमारे मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे, लेकिन अब वर्तमान में इन 3 भाग 23, भाग 24 और भाग 25 को सम्मिलित की गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो पहली अनुसूचियाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ये जो पहली अनुसूची है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात की है, यानी कि जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिमंडल हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, विभिन्न प्रकार के जो पद पे आश्रित लोग हैं उनकी सैलरी और उनके भत्ते के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के जो लोग हैं उनकी शपथ के बारे में बात की गई है।
भाग 4 में राज्यसभा सीटों के बारे में बात की गई है। भाग 5 में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग 6 में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। भाग 7 में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में बात की गई, यानी कि कुछ शक्तियाँ होती हैं जो उन शक्तियों को बंटवारा किस प्रकार की गई है। कुछ शक्तियाँ राज्य के पास सीमित होती हैं, कुछ शक्तियाँ संघ के पास सीमित होती है, कुछ शक्तियाँ समवर्ती यानी कि दोनों के पास सीमित होती है, यानी कि दोनों के पास अधिकार होता है कानून बनाने का। भाग 8 की बात की जाए तो भाग 8 में 22 भाषाएं जो हैं उनके बारे में बात की गई है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून के बारे में बात की गई है। 10वीं अनुसूची में दल विरोधी कानून है। 11वीं में पंचायत है और 12वीं में नगर पालिका के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको माइंड में आप रख लीजिएगा और हमेशा इसको रिवीजन करते रहिएगा। बात करते हैं बात अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 14 जो होता है वो हमारा मूल अधिकार से संबंधित है, यानी कि समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार होता है। और अनुच्छेद 21 होता है जीवन का अधिकार होता है, यानी कि प्रत्येक दशा में एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो न्यायपालिका के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 51 के बारे में बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 123 के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति के बारे में बात की गई है, यानी कि अध्यादेश शक्ति यानी कि जब कभी संसद कालीन सत्र नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि किसी भी मुद्दे पर कानून बना सकता है, तो उसके पास ये अधिकार होता है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति परामर्श, यानी राष्ट्रपति किसी भी दशा में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है उससे क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग दिया गया है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग दिया गया है। अनुच्छेद 352, 356, 360 में आपातकाल का ब्यौरा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज हम बात किए संविधान की विशेषताओं के बारे में, संविधान के महत्वपूर्ण भागों के बारे में और संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूची जो 12 अनुसूची उनके बारे में। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो कि क्या है कि फ्रिक्वेंटली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और किसी भी प्रकार का अगर आप चाहते हैं कि मैं उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के विषय में वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम आपके पास पहुंच सके और आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जानकारियाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।